आज हम भारत और राजस्थान संबंधित जितनी भी खेलों से संबंधित जो जानकारी है, उस जानकारी को हम एक ही जगह इकट्ठा करना चाहते हैं। उसी के दृष्टिकोण से हमने ये खेलों से संबंधित एक सीरीज ली है। तो आप इन चीज़ों को देखना ना भूलना, क्योंकि एग्जाम में जनरली 4 से 5 क्वेश्चन आपको खेलों से संबंधित देखने को मिलते हैं। और स्पेसिफिक हम बात करें तो हमें ये जानकारी तो होनी चाहिए कि भारत लेवल पर खेलों से संबंधित कौन-कौन से खेल हैं और कौन-कौन से संस्थान हैं जो खेलों से संबंधित है, कौन-कौन से अवार्ड है जो खेलों में दिए जाते हैं। तो सारी जानकारी हम आज और इसके साथ ही कुछ अन्य लेक्चरों में लेके आएँगे, तो वो आपको देखना नहीं भूलना है, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी ये है कि अभी तक इस चैनल को आपने लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर दीजिए ताकि हमारे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर की तरह ये काम करती चीज़ें, तो वो हमें मिलता रहे मोटिवेशन, ताकि हम आपके लिए नई-नई क्लास इसी तरह लाते रहें। तो शुरू करते हैं जो आज की क्लास है, उसमें सबसे पहले हम थोड़ी जानकारी लेते हैं कि आपसे अगर कोई पूछे कि खेल राज्य मंत्री कौन है हमारे, ठीक है? आपसे अगर कोई पूछे हमारे खेल राज्य मंत्री कौन है, आप क्या बताएँगे? आपको यहाँ बताना है कि हमारे खेल राज्य मंत्री जो हैं, उनका नाम है भैया अशोक चांदना। ये जानकारी आम जानकारी है, लेकिन सबको पता भी होनी चाहिए। हमारे खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना है। साथ ही हमें इनके बारे में ये भी पता होना चाहिए, जो हिंडोली क्षेत्र है बूंदी का, हिंडोली, वहां से ये चुन के आए हैं, वहां के विधायक है। हिंडोली बूंदी से ये विधायक है। ये भी जानकारी आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो हमें ये ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, अब हमें इंडिया लेवल पर इंडिया लेवल पर कुछ संस्थान हैं जो खेलों से संबंधित काम करते हैं। उन संस्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आपने क्या नाम सुना है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? सही, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं सुना होगा, आज सुन लेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। सब कुछ इसके बारे में हम जान लेते हैं इसी क्लास में। देखिए, पहली बात तो ये एक इंडिपेंडेंट यानी स्वायत्त संस्थान है, ठीक है, जो भारत सरकार का युवा मामला वो खेल मंत्रालय है। इसके मंत्री कौन है अभी? इसके मंत्री अगर आपसे कोई पूछे तो अनुराग ठाकुर, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक इंडि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, पहली बात तो। और दूसरा, ये युवा मामला और जो खेल मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उसके अंडर में आता है, उसके अंडर में काम करता है। और दूसरी जानकारी ये होनी चाहिए कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी जो स्थापना हुई थी, वो स्थापना हुई थी 1984 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? वो 1984 में हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये जो है वो ध्यान रखना आप, स्टैटिस्टिक। साथ ही जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1984 में इसलिए की गई क्योंकि जो दिल्ली है, वहाँ पे 9वें एशियाई गेम्स हुए थे। जो एशिया स्तर पे ओलंपिक के बाद में अपन ओलंपिक की बात करें तो वैश्विक लेवल पे होता है। उसकी अगर बाद में हम बात करें, सबसे हाईएस्ट जो लेवल का गेम है वो एशियाई गेम्स है, सेकंड लेवल पे। एशियाई गेम्स की जो विरासत है, उसी को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से जो 1982 में हुए थे एशियन गेम्स, 9th एशियन गेम हुए थे दिल्ली में, ये 1982 में हुए थे। इसी की विरासत को हमने आगे बढ़ाने के लिए 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कर दिया। अभी तक हमें समझ में नहीं आया
कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन क्यों किया गया है, वो समझते हैं। अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका टारगेट क्या है? तो सबसे पहली जो बात है समझ में आती है यहाँ पे, वो ये है कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका मुख्य काम है सूक्ष्म स्तर पर, माइक्रो लेवल पर ये प्रतिभाओं की खोज करे, उत्कृष्टता और प्रतिभा का पोषण करे। यानी नए नए लोगों को ढूंढ के लाए जो खेलों में प्रतिभाशाली है या जिनमें टैलेंट है, उनको ढूंढने का काम सही को दिया गया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये केंद्र सरकार की एजेंसी है, स्वायत्त संस्थान है, युवा मामला व खेल मंत्रालय के अंडर में काम करता है और 1984 में स्थापना हुई है। इतनी हमने बात कर ली है। और इसका जो प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर भी दिलवाने का काम इसका उद्देश्य है। सारे उद्देश्य देख रहे हैं हम इसके, वैज्ञानिक और खेल उपकरण और वैज्ञानिक कर्मियों के साथ समर्थन प्रशिक्षण, वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली के साथ प्रदर्शन की निगरानी करे और उसे बढ़ाए। देखो कहीं कहीं ये मतलब स्पोर्ट्स में जितना भी डेवलपमेंट है वो इसके थ्रू हो रहा है हमारे, भले वो राज्यों को सहायता देनी हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना हो, वो भी इसके माध्यम से दिलवाया जा रहा है। राज्य का खिलाड़ी है, उसको अगर वैश्विक लेवल पहुंचाना है, केंद्र स्तर पर कोई खेल होता है, राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं, उनको भी खिलवाना है, तो ये सारा मैनेजमेंट कौन कर रहा है? ये कर रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी यही कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी यही करता है। और जितने भी खेलों संबंधी इंस्टीट्यूशन है वो भी ये करवाता है, उनको भी फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो ये भी दिलवाता है। वो बात समझ में आई हमें। और प्रशिक्षण और राष्ट्रीय टीमों को तैयार करवाना, खेल अवसंरचना का विकास और रख रखाव, यानी जो खेलों संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी यही काम करवाता है। और दिल्ली में जब ये अपन कह रहे हैं कि जो एशियन गेम्स हुए थे 90, उसके तहत जो स्टेडियम्स यूज हुए थे 4, ठीक है, उनका जो रख रखाव है वो भी यही करता है। और वो 4 स्टेडियम का मैं नाम अगर बताऊं, तो नाम जो है वो अगर आप देख लेंगे तो इंपॉर्टेंट है नाम बहुत ज्यादा, क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में। ये 4 जो है संस्थान है जिनको देखने का काम करता है, सही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में रहते हैं ये चारों। जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट स्टेडियम, आप लिख लेंगे इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में पूछना होगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में, तो ये 4 इंस्टीट्यूशन है जो इसके अंडर में काम करते हैं। तो कभी भी सही से क्वेश्चन आएगा ना, तो यही आएगा। एक तो ये आ सकता है कि उसकी स्थापना कब हुई, वो 1984 में हुई। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसके अंडर में कितने संस्थान काम करते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। लेकिन अभी मुख्य रूप से ये 4 स्टेडियम्स हैं जो इसके कंट्रोल में रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मेजर ध्यानचंद जो नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज, ये सात 4 है। ठीक है। और इनके बारे में एक कॉमन चीज है, ये सब जो है दिल्ली में है। और हम यहाँ देख लेते हैं कि खेलों में व्यापक आधार वाले जो खेल हैं कि विभिन्न विषयों में उच्च क्षमता के कोच और शारीरिक शिक्षा भी तैयार करने, यानी खेलों संबंधी जो कोच है उनको भी यही डेवलपमेंट करने का काम करता है, कोचों को भी यही ट्रेन करता है, सही। और केंद्र सरकार की जो हम बात करें कि जो खेल मंत्रालय है हमारा, युवा मामलों व खेल मंत्रालय, उसकी जो योजना है उनको भी इम्प्लीमेंट करने का काम सही करता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मुख्य रूप से सही का काम क्या है। तो आपको सिंपल 2 शब्दों में अगर सही के बारे में अगर कुछ बताना हो, तो वो यही बताया जा सकता है कि स्पोर्ट्स से संबंधित जितना भी डेवलपमेंट काम होता है, विकास संबंधी जो कार्य होता है स्पोर्ट के सेक्टर में, वो सारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है, सही करता है। उसकी स्थापना 1984 में हुई थी। साथ ही में आपको ये भी बताऊं कि जो इसकी रणनीतियों में क्या शामिल है कि खेलों में विकास और खेल उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिलवाता है ये। ठीक है, यानी कोई केंद्र सरकार की एजेंसी के तौर पर कोई काम करेगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए, तो सामने कौन खड़ा रहेगा? जैसे आप देखते हो ना, मोदी जी जब कभी किसी विदेश मंत्री से मिलते हैं या विदेश में जा रहे हैं, तो वो एक खुद के बिहाफ पे तो हो जा नहीं रहे, वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसी तरह हम अगर खेलों में बात करें, तो खेलों में हमारा प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है इंटरनेशनल लेवल पे। सहयोग की बात करें तो कभी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आता है, बहुत सारा वहां से अनुदान मिलता है या कुछ भी मिलता है, तो वो सही के थ्रू आता है हमारे पास।
अब सभी ओलंपिक जो विषय हैं और चयनित स्वदेशी और अन्य खेलों की प्रतिभा, इन पूल को खोजने और बढ़ाने के लिए एक संरचित संरचित प्रणाली विकसित करना और विशिष्ट खेल विषयों में उत्कृष्टता की संभावना वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो सही का ओवरऑल डेवलपमेंट यही है कि कोचिंग विकास बात हो गई, खिलाड़ियों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता हो गई, गुणवत्तापूर्ण खेल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और स्वदेशी खेल सामग्री उद्योग का विकास करना। यानी यहाँ पे मैं सिंपल से आपको बात कहना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका जो मुख्य काम यही है कि खेलों से संबंधित जो भी विकास कार्य हैं, अब विकास कार्य में क्या हो गया, भले खिलाड़ी का डेवलपमेंट हो, भले खिलाड़ी का डेवलपमेंट हो और भले स्टेडियम का डेवलपमेंट हो, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वित्त व्यवस्था खेलों में, कुल मिला के खेलों से संबंधित जितनी भी कंट्रोलिंग है वो इसके पास है, सही के पास है। ये आपको समझ में आ गई होगी। संस्था कब की है वो हमेशा याद रखना है, 1984 की है। इसके अंडर में 4 एकेडमी काम करती है, वो भी मैंने पढ़ा था, दिल्ली की चारों, वो भी याद रखना है। अब सही के बारे में थोड़ा सा यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हमें ध्यान रखना है। वो क्या है कि जो सही है, ये नहीं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके क्षेत्रीय केंद्र कितने हैं, रीजनल सेंटर कितने हैं, ये जरूर ध्यान रखना। इसके रीजनल सेंटर्स कितने हैं, 12 है। ये बात समझ में आई आपको? इसके क्षेत्रीय केंद्र कितने हैं, तो 12 है। अगर पूछे आपको सही के क्षेत्रीय केंद्र कितने हैं, 12 बताना है। साथ ही ये ऑफिशियल साइट का डाटा है, तो इसमें कोई गलती की चांस नहीं है, क्योंकि गलती होगी तो अपन इसको दिखा सकते हैं। जब वापस कोर्ट में चैलेंज करेगा तो हम इन डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं। इसीलिए हम यही सूचना लाते ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और कहीं भी देखो कोई 10 बता दे तो उनको बता देना ऑफिशियल साइट खोल के, ठीक है। और आपको नहीं बताओ तो मैं बता दूंगा कहाँ है ये। और एकेडमिक्स की बात करूं मैं, तो सही की दो एकेडमिक्स, यानी सही जितना भी डेवलपमेंट काम कर रहा है, तो सही कोच का डेवलपमेंट करता है, मैंने बताया था आपको। सही कोचों को भी ट्रेन करता है, साथ ही खिलाड़ियों को भी ट्रेन करने का काम करता है। तो वो दो संस्था है, दो एकेडमी है सही के अंडर में, ये भी ध्यान रखना। सही के अंडर में हमने 4 एकेडमी, तो जिसकी वो मैनेजमेंट करने का काम कर रहा है वो अलग है। ये सही के अंडर में दो एकेडमी आती है। ये कौन कौन सी है, तो नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, और साथ ही लक्ष्मीबाई, ये एलएनसीपी ने नहीं रहा, अब इसका नाम है एलएनआईपीई। सॉरी, थोड़ा सा इसका नाम अब है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं। लेकिन अभी हमें ध्यान क्या रखना है, अभी हमें ये ध्यान रखना है कि रीजनल सेंटर्स 12 है सही के अंडर में, और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जो एकेडमीज है इसकी वो दो है। दो तो इसकी एकेडमी है, और रीजनल सेंटर्स कितने हैं इसके, 12। इस डाटा को भूलना नहीं है। ये हमने देख लिया वैसे। ये वही जानकारी है कि जो सही है वो, साथ ही जो भारतीय सही निम्नलिखित जो काम है इसके, ठीक है, तो सही क्या क्या और काम करता है। तो जो राज्य स्तरीय अपन खेलो इंडिया की बात कर रहे हैं ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये कह रहा है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, भले वो केंद्र स्तर के हो या फिर ईयरली जो खेले जाते हैं वो हो, और अन्य प्रतियोगिताएं, प्रतिभा खोज और विकास, महिलाओं के लिए जो खेल होते हैं, राष्ट्रीय क्षेत्रीय राज्य स्तर के खेल अकादमियों को जो सहायता होती है फाइनेंशियल, देखो, विकलांग व्यक्तियों के बीच खेल को बढ़ावा देना, ग्रामीण और स्वदेशी आदिवासी खेल, स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक फिटनेस, इसके अलावा जो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित जो कार्य क्षेत्र हैं उनको भी लागू करने का काम, यानी इम्प्लीमेंट करने का काम सही द्वारा किया जाता है। मैंने वही कहा, केंद्र सरकार की एजेंसी है, एक मंत्रालय है युवा मामला, वो खेल मंत्रालय, इसकी जो भी योजनाएं हैं उसको लागू करने का काम भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। और साथ ही जो
खेल है, केंद्र स्तर के हो भले ही, राज्य स्तर के हो, उनको वित्तीय सहायता देना और उनको आगे बढ़ाना, समय समय पर उन्हें आयोजित भी करवाना, ये सब जो काम होते हैं वो कहीं न कहीं इसके द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट एक बॉडी देखने जा रहे हैं, वो ये लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हमने अभी पढ़ा था, जो साई के अंडर में 2 एकेडमी पड़ी थी, एक नेताजी सुभाष चंद्र स्पोर्ट्स एकेडमी पड़ी थी और दूसरा जो दूसरी एकेडमी थी वो ये थी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके बारे में समझ लेते हैं ये क्या है। तो जो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आपको यहाँ फिजिकल का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो शारीरिक शिक्षा है उस संबंधित जितने भी काम होगा वो ये डिग्री देने का काम करता है, ये हमें पढ़ाता है उससे संबंधित जानकारी सारी। तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, ये ग्वालियर एमपी में है, इसकी मुख्य संस्था है। ये पता होना चाहिए कहाँ पे इसका लोकेशन है। अगर साई के बारे में आपको कोई पूछे ना कहाँ पे है तो वो दिल्ली में है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन जो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित काम करता है और उसमें एजुकेशन देता है और उसमें जो बड़ी बड़ी स्कॉलर डिग्री होती है वो प्रदान की जाती है। तो इसका लोकेशन है वो ग्वालियर एमपी में है। और ये सन 2000 से जो केंद्र सरकार का युवा व खेल मामला विभाग है या मंत्रालय के थे, उसके अंडर में काम करता है ये भी। यानी सही काम कर रहा था, सही मंत्रालय के अंडर में डायरेक्ट काम कर रहा था, ये युवा व खेल मामला जो विभाग है उसके अंडर में काम कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा देखें कि मूल रूप से जो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1957 में हुई थी, 1957 में हुई थी। लेकिन ये उस समय जो वहां की रीजनल, जो एमपी की रीजनल यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंडर में काम कर रही थी। लेकिन पहली बार 1973 में इसको राष्ट्रीय महत्व मिला और एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में अस्तित्व में आया। तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है उसकी स्थापना अगर आपको पूछे तो एक्चुअल में तो 1957 है। अगर 1957 दे रखा हो एग्जामिनर ने तो वो आप कर सकते हो, ठीक है, वो चांस आपके पास फुल रहेगा। लेकिन आप 1973 दिया हो तो फिर 1973 को करना, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व इस टाइम मिला है और एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में भी अस्तित्व में 1973 में आया है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, और लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इसके दो क्षेत्रीय केंद्र है, यानी रीजनल सेंटर है इसके भी दो। एक गुवाहाटी असम में है, 2010 में स्थापित हुआ था, और दूसरा है तिरुवनंतपुरम में 1985 में स्थापित हुआ था। और मैंने जब साई पढ़ाया था आपको, साई के अंडर में दो एकेडमी लिखवाई थी मैंने, एक नेताजी सुभाष चंद्र स्पोर्ट्स एकेडमी और दूसरी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो वो ये वाली ब्रांच है तिरुवनंतपुरम वाली, ये साई के अंडर में काम करती है, तिरुवनंतपुरम वाली। अब बात समझ में है आपको? ठीक है, और साथ ही हम और कुछ जानकारी ले लें, वो ये कि जो खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं, खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो खेलो इंडिया जो गेम है वो सबसे पहले इनको खेलो इंडिया स्कूल्स गेम के नाम से, स्कूल गेम के नाम से जाना जाता था। और शुरुआत जब हुई थी 2018 में, 2018 में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उनको खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से शुरू किया गया था 2018 में। लेकिन जब 2019 आया, सन 2019 आया, तो हमने 2019 से इन गेमों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहना शुरू कर दिया। इससे पहले स्कूल गेम के नाम से जाने जाते थे और पहली बार इनको शुरू किया गया था 2018 में। एक बात ये भी समझ में आ गई, इनकी शुरुआत तो एक्चुअल में 2018 में हो गई थी, लेकिन 2019 से इन्हें यूथ गेम्स कहा जाने लगा। इसका मतलब आपको एग्जामिनर अगर पूछे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स फर्स्ट बार कब हुए तो वो 2019 में कहोगे आप। 2019 में इसलिए कहोगे क्योंकि फर्स्ट बार इसको डेजिग्नेशन 2019 में मिल रहा है यूथ गेम्स का। तो फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स
पुणे में हुए थे महाराष्ट्र में 2019 में। लेकिन स्कूल गेम पूछे तो 2018 में हो गए थे। उसके बाद में वैसे स्कूल गेम पूछेगा नहीं आपको, आपको यही पूछेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगर पूछेगा पहला, पहला कहाँ हुआ तो पुणे महाराष्ट्र में, याद रखेंगे, पुणे महाराष्ट्र में। और कब हुए? 2019 में। और साथ ही जो सेकंड खेलो इंडिया गेम्स है, सेकंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इनका आयोजन कहाँ हुआ? 2020 में गुवाहाटी, असम में। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। और थर्ड, थर्ड जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कहाँ हुआ है? तो पंचकुला, पंचकुला हरियाणा में हुए थे 2021 में। सब सीरीज याद रखनी है आपको, पूछ सकते हैं वो, उनकी इच्छा हो गई पूछ लिया। पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ। और जनरली मैं ज्यादा होप करता हूँ आपके लिए अच्छी मतलब अगर प्रे कर सकते हैं भगवान से कि एग्जामिनर इन चीजों को ना पूछकर अगर पहला पूछ ले तो हम टैकल कर लेंगे। पहला हमेशा याद रखना, और जो लेटेस्ट है वो भी ध्यान रखना। तो तीसरा हम देख लेते हैं, पंचकुला हरियाणा में हुआ था 2021 में। दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हमने कहाँ देख लिया अभी? दूसरा कहाँ देख लिया? दूसरा असम गुवाहाटी, गुवाहाटी असम। और फर्स्ट कहाँ देख लिया? पुणे महाराष्ट्र में। और फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए? तो फोर्थ हुए थे एमपी में, फोर्थ एमपी में हुए थे 2022 में। और जो फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो भी एमपी में हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे एमपी में हुआ है। ठीक है। बात करते हैं कि जो फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, इनका आयोजन तो एमपी में हो रहा है, ठीक बात है। लेकिन इसमें राजस्थान ने क्या रैंक किया? हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट ये है भैया, राजस्थान की पोजीशन क्या रही, राजस्थान ने क्या अवार्ड जीते इसमें। तो मैं बता दूं, राजस्थान की रैंक तो रही है चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पांचवें संस्करण में, फिफ्थ एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड इन एमपी। तो फिफ्थ जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे वो उसमें रैंक रही राजस्थान की चौथी। और पदक जीतने के श्रेणी में हम देखें, कुल 48 पदक जीते, कुल 48 पदक जीते। 48 में से भी 19 तो गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 19 ब्रॉन्ज है। इनको भी याद रखना है। फिलहाल के लिए अभी जो लेटेस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं भैया, आपको ध्यान तो रखना ही है। 10 सिल्वर है, 19 गोल्ड है और 19 ब्रॉन्ज है। गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज को ऐसे याद रख लेना, टोटल 48 याद रख लेना। और साथ ही रैंक पूछ रहे तो चौथी रैंक है। ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आती होगी, समझना बहुत ही जरूरी है। और फर्स्ट रैंक पूछ ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पांचवें संस्करण में, जो फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट किसने किया वो भी आप बता देंगे, महाराष्ट्र ने किया। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अब आपको एक बात समझ में आती होगी, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, मैंने इसलिए आपको सही पढ़ाया था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स को भी जो आयोजित करवाने का काम करता है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। और मैंने फिर आपको रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया था। उस संस्थान का मुख्य काम यही है कि जो फिजिकल एजुकेशन संबंधित जितनी भी स्टडी होती है वो उसके द्वारा करवाई जाती है, और फिजिकल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, उसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसका जो मेन हमने हेड ऑफिस देखा था, हेडक्वार्टर कहाँ देखा था? गुवाहाटी असम में स्थित है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर उसके हमने दो बॉडीज देखी थी, या उसकी दो ब्रांच देखी थी, रीजनल सेंटर देखे, तो एक हमने देखा था गुवाहाटी असम में है और एक तिरुवनंतपुरम में देखा था हमने। ठीक है, इतनी बात समझी थी हमने। और जो तिरुवनंतपुरम वाला था वो डायरेक्टली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में एक एकेडमी के तौर पर काम करता है। ये बात देखी थी हमने। और दूसरा जो साई के अंडर में एकेडमी के तौर पर काम करता है वो कौन सा था? तो पंजाब का नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोस स्पोर्ट्स अकेडमी वो थी, तो वो भी काम करती थी उसके अंडर में। यानी हमें ये देखा कि साई के 12 रीजनल सेंटर है, और साई के अंडर में दो एकेडमी आती है मुख्य रूप से, एक नेताजी सुभाष चंद्र स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरी लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल 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 एजुकेशन तिरुवनंतपुरम वाली ब्रांच। ये बात हो गई साई के बारे में, इतनी जानकारी आपको हो तो ठीक है। और दूसरी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो फिजिकल एजुकेशन है वो गुवाहाटी में स्थित है, सॉरी वो एमपी में स्थित है।
ठीक है, पहली बात तो ये ग्वालियर एमपी में। और दूसरी बात ये है कि जो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इसकी ब्रांचें कितनी है, रीजनल सेंटर कितने हैं? तो रीजनल सेंटर दो है इसके। एक तो गुवाहाटी असम में है, और दूसरा दूसरा कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है। ये बात हमने देख ली। अब ये मुझे थोड़ा सा बताना था कि जो इस बार ये खेलो इंडिया गेम हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो भाग ले रहे हैं फिजिकल एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं, जैसे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ट्रेन करवाता है बच्चों को, तो वो स्पोर्ट्स में भी ट्रेन करवा रहा है। वो बच्चे भी यहाँ इंक्लूड हो रहे हैं। तो हमें पता तो होना चाहिए कौन कौन संस्थाएं जो है वो स्पोर्ट्स में अपना योगदान दे रहे हैं। ये बात ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने बताया पढ़ाया आपको। एग्जाम के रिलेवेंट इंपॉर्टेंट भी है वो, क्योंकि 1857 में, आपको पता हो तो, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था। और वो ग्वालियर ही तो उनकी शादी हुई थी। अब जो 1957, 1857, फिर 1957 की हम बात करें, ठीक है, और आज जो है उनको लगभग कितने साल हो चुके हैं। और वो संस्था है, वो संस्था मैंने आपको पढ़ाई थी एक्चुअल में। उस संस्था के बारे में मैंने लिखवाया था आपको कि एक्चुअली उसकी स्थापना 1957 में हो गई थी। 1957 में इनकी स्थापना हो गई थी, लेकिन ये उस समय स्वायत्त नहीं थी। और स्वायत्त कब हुई तो हमने ये भी देख लिया, 1973 में इसको राष्ट्रीय महत्व मिल गया था। इतनी बातें तो हमें ध्यान रखनी है, और ये एग्जाम रिलेवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और थोड़ा पढ़ने का जो तरीका है ना आपका, वो चेंज करना है। और वो मैं चेंज करवा कर मानूंगा कि थोड़ा सा एनालिटिकल होकर पढ़ना, चीजों को रटना नहीं है बस। अब हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की, यानी सही खेलो इंडिया यूथ गेम भी करवा रहा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी करवा रहा है। यानी खेलो इंडिया जो है गेम्स होते हैं उसमें अलग अलग लेवल पे गेम हो रहे हैं। दिव्यांगों के लिए भी हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, राज्य स्तर के भी होते हैं, खेलो इंडिया राज्य स्तर के गेम भी होते हैं। तो ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट बार ये हुआ था ये कहाँ होता, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था यूनिवर्सिटी गेम का, ओडिशा में हुआ था 2020 में। ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। मेरे स्टूडेंट जितने भी है वो तो कम से कम इसको ध्यान रखे जाएंगे एग्जाम में। और सेकंड कहाँ होता, वो बेंगलोर में हुआ था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाएंगे तो चलेगा। थर्ड कहाँ होता, वो भी बेंगलोर में हुआ था। अब फोर्थ कहाँ होने जा रहा है, फोर्थ जो है वो यूपी में होने जा रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लें कि राजस्थान में कुछ हाल ही में डेवलपमेंट हुए हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर है, उन्होंने मल्टीपर्पज मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का हाल ही में शिलान्यास किया है। तो वो कहाँ किया है, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़, यहाँ पे इन्होंने मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया है। ये पता होना चाहिए आपको, जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी। दूसरी बात समझे, तो वो ये कि 66वीं राज्य स्तरीय 66वीं, पहली बात तो ये बताना चाहिए कि 66वीं थी राज्य स्तरीय। इंपोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है क्योंकि राज्य लेवल पे हो रहा है काम। अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है टोंक, भूलना नहीं। राज्य स्तरीय अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता टोंक। साथ ही अब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे पूरे देश में, ये जो है मतलब फेमस हो गया था इस दृष्टिकोण से, क्योंकि खेलों में कोई स्टेट इतना बड़ा काम नहीं कर रहा है जो राजस्थान कर रहा है। राजस्थान ने पहली बार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल खेल और साथ ही राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल का आयोजन किया था। तो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देख लेते हैं, राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है, इनका आयोजन पहली बार हुआ था 2022 में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जानकारी ये रखनी है कि जो इनका आयोजन हुआ था, इनका जो आयोजन है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का, पहली बार हुआ था 2022 में। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और दूसरा, इनका आयोजन 29 अगस्त को शुरू हुए थे ये खेल। 29 अगस्त, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त, और 20 अक्टूबर 2022 तक ये चले हैं, ठीक है। और
इनका जो शुभारंभ हुआ था 29 अगस्त को आपको पता होगा एक डे मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस भी 29 अगस्त को ही होता है। ठीक है। अब जो 29 अगस्त को इसका शुभारंभ हुआ था, वो हुआ था लूणी पंचायत जैसलमेर से। लूणी पंचायत जैसलमेर से इसका शुभारंभ हुआ था, और इसका जो समापन समारोह हुआ था वो एसएमएस स्टेडियम जयपुर जयपुर में आयोजित हुआ था। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। यानी खेलो इंडिया जो ग्रामीण ओलंपिक है, राजीव गांधी सॉरी खेलो इंडिया क्या, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022, इनका आयोजन जो है वो 29 अगस्त से 20 अक्टूबर 2022 के बीच चला है। साथ ही इनकी शुरुआत जो हुई थी 29 अगस्त को, शुभारंभ इसका हुआ था लोनी पंचायत जैसलमेर गांव से, समापन हुआ इसका एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। दो फैक्ट तो यहाँ तैयार हो गए, और डेटे भी याद रखेंगे, और साथ में समापन और शुभारंभ वाला ध्यान रखेंगे। साथ ही जो 6 खेल है, 6 खेलों को शामिल किया गया। राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक है उसमें कितने खेल शामिल है, तो आप बता देंगे 6 खेल है इसमें शामिल। 6 खेलों में कौन कौन है, तो पहला है कबड्डी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम रिलेवेंट। 6 खेलों में कबड्डी है, शूटिंग बॉल है, टेनिस बॉल, क्रिकेट है, ये एक ही खेल है, भूलना नहीं है। खो खो है, वॉलीबॉल है, हॉकी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण ओलंपिक में ये फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल एग्जाम में पूछा था, तो फुटबॉल नहीं है। ठीक है। 6 खेल ही है। 6 खेल कौन से, कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल और हॉकी। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ग्रामीण ओलंपिक में मुख्य रूप से 6 खेल शामिल है। और आपसे कोई पूछे, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो खेल है उनका शुभंकर क्या था, वो शुभंकर था शेरू। थीम गीत क्या था, तो चालो चालो रे, चालो चालो रे साथीड़ा, खेलन ने चाला। लेखक जो है इनके, लेखक इनके हैं मित्रोदय गांधी। इसके लेखक है मित्रोदय गांधी, ये भी नहीं भूलेंगे आप। अब मैं बताऊं आपको कि जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो खेल है, उनका आयोजन मुख्य रूप से 4 चरणों में किया गया। 4 चरणों में किया गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो फैक्ट है वो मैं आपको एक कंक्लूड करवा दूंगा, लेकिन अभी देख लीजिए, राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है उनका 4 चरणों में आयोजन हुआ। तो ग्राम पंचायत पंचायत स्तर पे भी हुए हैं, ब्लॉक पर भी हुए, जिला पर भी हुए, और राज्य स्तर पर भी इनका आयोजन किया गया है। और इसमें लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से कहते हैं कि 10 लाख तो महिलाएं थी, और 20 लाख पुरुष थे, मेल थे, फीमेल थी 10 लाख। अब मैं आपको कंक्लूड करवा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। हमने देखा है अभी फिलहाल, हमने ये देखा कि जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है, ओलंपिक खेल, इनका एक तो ये ध्यान रखना कि शुभारंभ हुआ था जो है, शुभारंभ इसका हुआ था 29 अगस्त को। कहाँ से हुआ, वो भी ध्यान रखेंगे, लूणी लूणी पंचायत जैसलमेर। साथ ही इसका जो समापन हुआ 20 अक्टूबर को, ये कहाँ हुआ, तो ये आपने आपने देख लिया था, एसएमएस स्टेडियम जयपुर। फिर देखो, हम पढ़ते हैं उसके बाद में हम उसका एक कंक्लूड फॉर्म या फिर उसको एक जगह लाके या लिंक करके एक जगह लास्ट में छोड़ देते, एक ही पेज पे वापस समराइज कर दे, तो वो एक बेहतर तरीका होता है पढ़ाने का। तो मैं हमेशा वो कोशिश करता हूँ कि लास्ट में आके एक ही आपको सारा पढ़ा के, फिर एक ही स्लाइड पे आप कुछ कोरिलेट करवा के सारा समझा दो, तो वो एक सही रहेगा, आपको पसंद भी आता होगा।
तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में हमने शुभारंभ देख लिया, हमने समापन देख लिया, तो वो देख ली। और साथ ही मैंने आपको बताया था इसका आयोजन हुआ था 4 चरण में। 4 चरण में कैसे? तो आपने देखा होगा इसका आयोजन एक तो राज्य स्तर पे भी हो रहा है, एक पंचायत पर भी हो रहा है और एक जिले पर या ब्लॉक ब्लॉक पर हो रहा है और जिला पर हो रहा है। तो ये बात हमें यहाँ पे देख ली थी हमने। फिर और क्या देख सकते हैं इसके बारे में? तो इसमें मुख्य रूप से खेल कितने शामिल थे? ग्रामीण ओलंपिक में खेल कितने थे? 6। ये बातें हमने पढ़ी थी मूल रूप से। और मैं बात करूं जो शहरी ओलंपिक खेल है, शहरी ओलंपिक खेल की, शहरी ओलंपिक खेल में मुख्य रूप से इनका आयोजन जो शुरू हुआ था वो 26 जनवरी से शुरू हुए। ये 26 जनवरी शुरू हुए और 28 फरवरी तक ये चलेंगे। 28 फरवरी 2023 की बात हो रही है। ठीक है, अभी तक शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, एक बात ये समझ में आती है। और शहरी ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 3 स्तरों पर किया जा रहा है। 3 स्तर मतलब एक तो नगरीय निकाय, ठीक है, एक जिला स्तर और एक राज्य स्तर। इनका आयोजन 3 स्तरों पर किया जा रहा है। आयोजन की शुरुआत कब से हुई? 26 जनवरी 2023 से। समापन कब होगा? 28 फरवरी। डेटे याद रखेंगे। मैं बात करूं मुख्य रूप से जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल है उसमें 7 खेल शामिल है। 7 खेल शामिल है। 7 खेल में कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, ये हमने वहां पे भी पढ़ा था ग्रामीण ओलंपिक में, खो खो, खो खो और साथ ही दौड़। एक तो ये ध्यान रखना फुटबॉल है इसमें, ग्रामीण ओलंपिक में फुटबॉल नहीं था, यहाँ पे फुटबॉल है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और वहां पे खेल थे 6, यहाँ पे खेल कितने? 7। इन चीजों को ध्यान रखना है और बहुत कॉन्शियस फॉर्म में इन चीजों को ध्यान रखना है। एक तो 6 खेल और 7 खेल जो है वो कौन कौन से हैं, और ग्रामीण में 6 खेल है और शहरी में 7 खेल है। तो खेलों के बारे में सब पता होना चाहिए। ऑप्शन बना के यहीं से पूछेगा वो। अभी लेटेस्ट जो नया एग्जाम आने वाला आपके आरएस का आने वाला, आरएस दो, एलडीसी दो, तो वो यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछेंगे। उनको पता बच्चा भूल गया होगा, अब पूछते हैं। साथ ही में बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की, तो कृष्णा पुनिया का नाम आप ध्यान रखेंगे। कृष्णा पुनिया के बारे में आप जानते हैं? कृष्णा पुनिया राजस्थान जो क्रीड़ा परिषद है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है ये। ठीक है, साथ ही ये भारतीय एथलीट है। अगर खेल की बात करें तो भारतीय एथलीट है। और इनका जो इवेंट है, इवेंट कौन सा? तो डिस्क थ्रो। डिस्क थ्रो इवेंट है इसका, इनका। और ये मूल रूप से इनके बारे में बताऊं अगर मैं, तो ये हरियाणा निवासी कृष्णा पुनिया की बात करें हम, तो ये हरियाणा निवासी है, हरियाणा की रहने वाली है, लेकिन शादी इन्होंने अपने कोच से की है। और वो जो है चूरू के निवासी है। और चूरू की हम बात कर लेते हैं, वो भी बात कर लेंगे। लेकिन साथ में ये हम पता होना चाहिए कि कृष्णा पुनिया को जो अवार्ड मिले हुए हैं, पद्मश्री मिला हुआ 2011 में, अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है 2010 में, और साथ ही सादुलपुर चूरी चूरू, मैंने कहा ना ये हरियाणा के निवासी, शादी हुई थी इनकी अपने कोच से, चूरू निवासी जो राजस्थान के निवासी है। तो ये अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से एमएलए भी हैं, सादुलपुर चूरू से, सादुलपुर चूरू क्षेत्र से एमएलए हैं ये। और राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के अध्यक्ष भी हैं। इन चीजों को ध्यान रखना है। और इनका स्पेशल इवेंट डिस्क थ्रो याद रखना, एथलेटिक्स खेल। अब राज्य स्तरीय हाल ही में तैराकी प्रतियोगिता 2022 हुई थी। ये कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी। सब जूनियर और जूनियर बालक बालिका वर्ग शामिल हुआ था इसमें। अब हम बात कर ले थोड़ी सी कि जो भारत स्तर है, भारत स्तर पर कौन कौन से खेल अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो पूरे भारत स्तर पर सबसे जो सर्वाधिक जो बड़ा अवार्ड है, या जो हम कहते हैं ग्रेट है और ग्रेटेस्ट कह सकते हैं, सबसे जो फर्स्ट क्लास है, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। यानी ये खेलों में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, इससे ऊपर कोई नहीं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद तो है लेकिन ध्यान से सुनना भी, मेजर ध्यानचंद खेल
रत्न अवार्ड। इसका नाम पहले 2021 से इसका नाम पहले जो नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। और सेकंड नंबर का अवार्ड यानी मेजर ध्यानचंद के बाद का जो अवार्ड कैटेगरी आती है वो अर्जुन अवार्ड है। बात कर लेंगे सबके बारे में। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड भी है। अब ये क्लास मत आप ऐसे मत करना अर्जुन अवार्ड के नीचे द्रोणाचार्य अवार्ड है, इनकी कैटेगरी नहीं। लेकिन मेजर ध्यानचंद के बाद बोल रखा है कि अर्जुन अवार्ड सेकंड नंबर का हाईएस्ट अवार्ड है। लेकिन अर्जुन अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड की इससे कंपैरिजन मत कर लेना। ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये सब केंद्रीय स्तर के पुरस्कार हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तो ये 7 प्रकार के पुरस्कार हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर आपको दिए जाते हैं, जो सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, सिर्फ इसको छोड़कर। और ये भी वैसे स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया जाता है 7 नंबर का। तो 7 पुरस्कार हमें ध्यान रखने हैं और जनरल जानकारी ध्यान रखनी है सातों के बारे में। वो क्या रखनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो पहला अवार्ड जो है हमारा उसके बारे में हम बात ही कर लेते हैं। पहला क्या है कि मेजर जो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, यह किसी खिलाड़ी को जो पिछले 4 वर्षों में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है स्पोर्ट्स में, बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है स्पोर्ट्स में पिछले 4 वर्षों से, उसको 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। और ये इस अवार्ड्स की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 और 92 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 91 92 में। और ये सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है। अब तो शुरुआत ध्यान रखेंगे, बस शुरुआत ध्यान रखेंगे और राशि को ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान रखेंगे चलेगा। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जो ये खेल है, सॉरी, ये जो अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये युवा मामला और खेल मंत्रालय, ठीक है, के द्वारा प्रदान किया जाता है। और प्रतिवर्ष ये अवार्ड जो है प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रस्तुत किए जाते हैं। आपने भी इवेंट देखे होंगे ऐसे, जो डीडी न्यूज पे आते हैं या फिर अपन न्यूज में जनरली देखते हैं ना, जो अवार्ड मिलते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो एक साथ मिलते हैं सब स्पोर्ट्स में। सातों अवार्ड में कह रहा हूँ ना, 7 कैटेगरी, तो सातों एक ही दिन मिलते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है प्रतिवर्ष। अब 2021 से पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन इसका नाम 2021 में चेंज कर दिया और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। ये वार्षिक रूप से दिए जाते हैं। और जो फर्स्ट अवार्ड मिला, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये किसको मिला था? तो विश्वनाथन आनंद को मिला था। पहली बार अवार्ड मिला था विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और 2022 का जो पुरस्कार है, 2022 में ये जो मिला है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। अभी रिसेंट एग्जाम में तो जरूर पूछेंगे। अचंता शरद कमल, अचंता वो लुगाई नहीं है, ये लड़का है। अचंता शरद कमल, और इनका संबंध जो है टेबल टेनिस से है। टेबल टेनिस से संबंधित है अचंता शरद कमल। इस बार का जो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है, एक ही खिलाड़ी को मिला है, तो वो कौन है? अचंता शरद कमल, 2022। अब क्या होगा पता है? वो आपने समझ लिया कि 7 खेल, अच्छा 7 अवार्ड है जो हमें केंद्र स्तर पर स्पोर्ट्स में दिए जाते हैं। अब जब भी आप पढ़ेंगे ना, उस वो जो न्यूज़ आएगी उसको देखेंगे, तो आप में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा ये 7 अवार्ड है इस कैटेगरी में मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स में सबसे जो हाईएस्ट क्लास का अवार्ड है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, 25 लाख रुपए मिलते हैं। शुरुआत इसकी 1991 92 से हो गई है। तो ये आपको समझ में आएगी ना चीजें, पढ़ना जरूर है। और अब अर्जुन अवार्ड की मैं बात करूं तो मैंने बताया सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है ये। 1961 से शुरुआत हो गई थी। इसका मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड तो बाद में शुरू हुआ, इससे पहले पुराना अर्जुन अवार्ड मिल रहा था लोगों को। अर्जुन अवार्ड खेल कौशल के साथ साथ, आप स्किल्स तो दिखा रहे हो, खेलों में स्किल्स तो है ही है, खेल कौशल तो है ही है, साथ में आप कितने अनुशासित हो, आप कितनी खेल भावना दिखाते हो, ये आपकी जो खेल भावना है ना, खेल भावना का मतलब कितना आप फेयर खेलते हो, ठीक है, उसके आधार पर भी आपको इस अवार्ड को दिया जाता है, आपको नवाजा जाता है। तो 1991 में इसकी शुरुआत हो गई थी। खेल कौशल, खेल भावना और अनुशासन के आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है। और मुख्य रूप से जो अवार्ड है ये, वो पैरा स्पोर्ट्स, ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप और देश स्तर के जो खेल होते हैं इनमें दिया जाता है। ये कैटेगरी है स्पेसिफिक, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखना हो तो देखो, पूछेगा नहीं, आप कोई नहीं पूछने वाला ये, वैसे
लेकिन मैं आपको थोड़ा बताने के लिए, वो आपको तो वो पूछेगा अजंता शरत कमल के बारे में कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस बार किसे दिया गया। लेकिन अर्जुन अवार्ड के बारे में अगर आपको पूछ रहे तो आप क्या बताना है? सॉरी, तो आप बताएंगे। एक तो अवार्ड मिला है जो इसमें सीमा पुनिया है, सीमा पुनिया का संबंध एथलेटिक्स से है। फिर एल्डोस पॉल है, एथलेटिक्स से। श्री अविनाश मुकुंद साबले एथलेटिक्स से। श्री लक्ष्य सेन बैडमिंटन से, याद रखेंगे। श्री सीमा पुनिया को याद रखेंगे। श्री प्रणय एचएस बैडमिंटन। श्री अमित बॉक्सिंग। निखत जरीन बॉक्सिंग, याद रखेंगे। कुल 11 लोगों को मिला है इसमें, हम यहाँ देख रहे हैं जो। और फिर भक्ति प्रदीप कुलकर्णी चेस में। श्री आर प्रज्ञानंदा, याद रखेंगे, चेस में। इसको याद रखना, जो मैंने टिक लगा रहा हूँ ना, वो तो याद रखना है कम से कम अर्जुन अवार्ड के लिए। मिस दीप ग्रेस इक्का हॉकी में। मिस सुशीला देवी जूडो में। इन दोनों को भी ध्यान रखना, क्योंकि ये यूनिक है, हॉकी और जूडो वाले यूनिक है। इनको ध्यान रख सकते हैं, ऐसे पढ़ने का तरीका होता है। अब ये अवार्ड बहुत लोगों को मिले, तो ये और देख सकते हैं। साक्षी कुमारी को कबड्डी में मिला है। एमएस नारायण मोनी तिकिया लॉन बॉल। श्री सागर कैलाश मलखंब। मलखंब जानते क्या होता है? मलखंब एक खंबा होता है, वो उसके वो प्रदर्शन करते हैं, वो दिखाते हैं, ठीक है। मलखंब ऊपर चढ़ के ऐसे लटकते हैं उल्टे फुल्टे, उस खंबे के चारों ओर एक ही खंबा, सिंगल खंबा होता है। उसमें मतलब अपना, अपन कह सकते हैं ना, इस पे जो कलाकारी होती है वो दिखाते हैं खंबे पे। ऐसा कुछ होता है मलखंब। और डॉक्टर एलावेलिन जो वालारी वालारी वालारिवन है, वो शूटिंग में। फिर हम बात करें ओम प्रकाश मित्रवाल शूटिंग में। गिरजा अकुला टेबल टेनिस। विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग। अंशु रेसलिंग। सरिता रेसलिंग। श्री परवीन उसु मानसी, ये है पैरा बैडमिंटन। फिर श्री तरुण ढिल्लों, ये पैरा पैरा बैडमिंटन में, यानी ये पैरा वाले कौन से हैं, जो दिव्यांग होते हैं वो। श्री स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग। जरीन अनिका जे डीफ बैडमिंटन। इतना ये है, लेकिन हमें ध्यान अर्जुन अवार्ड के बारे में नहीं रखना जनरली। जो मैंने टिक लगाया वो देख लेना, ठीक है, और उनका स्पोर्ट्स कैटेगरी देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमें ध्यान ये रखना था कि अर्जुन अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, और उनकी जो क्लास है वो कैसी है। तो मेजर ध्यानचंद सबसे ऊपर है, और सेकंड नंबर पे अर्जुन अवार्ड। लेकिन अर्जुन अवार्ड पुराना है, 1961 का है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991 का है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो ये टीचर को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, पहली बात। उत्कृष्ट कार्य हेतु, ठीक है, और 15 लाख रुपए मिलते हैं, और साथ ही काश्य प्रतिमा दी जाती है। बातें समझ में आती होगी आपको। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, उत्कृष्ट कार्य हेतु 15 लाख रुपए मिलते हैं, और काश्य प्रतिमा दी जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। वही हम बात करें कि 2022 का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, तो ये पुरस्कार जो है, एक तो रेगुलर कैटेगरी में मिलता है, और एक लाइफ टाइम कैटेगरी में मिलता है। तो रेगुलर कैटेगरी में कुछ लोगों को मिला है, याद नहीं रखना, इतना अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। साथ ही बताओ, जो ध्यानचंद अवार्ड है, ध्यानचंद अवार्ड, अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा। कंफ्यूजन इसलिए हो गया होगा कि मैंने तो ध्यानचंद पहले बता दिया। मैंने वो बताया था ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, वो सभी कैटेगरी में मिल रहा है, सभी कैटेगरी में। ये भी सभी कैटेगरी में है, पर आपको कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूजन ये इसलिए होगा क्योंकि इसकी शुरुआत तो 2002 से हो गई थी, उसकी 1991 से हो गई थी, इसकी 2000 से 2002 से हुई है। ये खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। अब आपको बात समझ में आई होगी। खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट, यानी आपकी पूरी जिंदगी खेलों को समर्पित हुई, और आपने पूरी जिंदगी एक उत्कृष्ट काम किया खेलों में, तो ये खेलों से आप जब रिटायरमेंट लेते हो ना, तब दिया जाता है। खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ध्यानचंद अवार्ड, 2002 से, और इसकी राशि है वो 10 लाख रुपए है।
बात कर लेते हैं जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 है, वो अश्विनी अंकुजी एथलेटिक्स है, धर्मवीर सिंह हॉकी से है, बीसी सूर्य से कबड्डी से, और नीर बहादुर गुरंग पैरा एथलेटिक्स है। ये 4 लोग हैं और इनका जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इनको, यानी पूरी जिंदगी इन्होंने खेलों को समर्पित की उत्कृष्ट कार्य करते हुए, ये इनको मिलता है। आपको थोड़ा सा मैंने बता दिए 7 अवार्ड बताए थे मैंने राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय जो खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये जो कॉर्पोरेट संस्थान होते हैं, भले वो निजी हो, भले वो सार्वजनिक हो, यानी ये संस्थान को मिलता है, इंस्टीट्यूशन को मिलता है, उनको मिलता है अगर वो खेलों में कुछ बेहतर काम कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट संस्थान को मिलता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसी खिलाड़ी को नहीं मिलता है इंडिविजुअल। साथ ही मैं बताऊं, मौलाना अबुल कलाम जो आजाद ट्रॉफी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये 1956 और 57 में शुरू हुई थी। पहली बात तो ये ध्यान रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है उसकी शुरुआत कब से हो गई? 1956 57 में। और ये जो इंटर कॉलेज होते हैं उसके लेवल पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कॉलेज को मिलता है। 1956 57 से शुरुआत हुई थी मौलाना मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की। 1956 57 के साथ ही इसके बाद जो अपन को ध्यान रखना है वो ये कि ये कॉलेज को दिया जाता है, विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। आपस में कॉलेज जब गेम खेलते हैं उसमें जो कॉलेज जीतता है उस कॉलेज को ये अवार्ड मिलता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब लास्ट जो बात करना हमें, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, ये कोई आप एडवेंचर वाला काम करते हो और एडवेंचर को बढ़ावा देते हो और उनको लर्न करवाते हो, उसको दिया जाता है, एडवेंचर के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये ध्यान रखना, एडवेंचर से संबंधित है तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत कब से हुई ये ध्यान नहीं रखना था। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। एक एनर्जी फुल क्लास थी ये, और आपको एक अलग अलग ही प्रकार का बूस्ट मिला होगा, ताकि अब आप जब भी न्यूज़ पढ़ेंगे, आपको आसानी हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें समझने में और जानने में। क्योंकि इस लेक्चर के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि अवार्ड किस प्रकार दिए जाते हैं। केंद्र स्तर पर जो 7 प्रकार के अवार्ड है, वो कैटेगरी किया गया है। हमने जो पहला देखा था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991 से उसकी शुरुआत हुई थी, और साथ ही हमने ये देखा था कि वो खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और वो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। फिर हमने अर्जुन अवार्ड के बारे में देखा था। अर्जुन अवार्ड के बारे में हमने क्या देखा था मेन रूप से, अर्जुन अवार्ड अनुशासन और खेल भावना दिखाता है जो भी उनको दिया जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था द्रोणाचार्य अवार्ड, वो कोच को दिया जाता है। फिर हमने देख लिया था कि मौलाना अबुल अबुल कलाम आजाद अवार्ड के बारे में देखा था, तो ये कॉर्पोरेट सॉरी ये इनको विश्वविद्यालय को दिया जाता है। और तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार एडवेंचर के लिए दिया जाता है। और मेजर मैंने बताया था आपको, एक और बताया था मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में बताया था। तो वो लाइफ टाइम जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो था वो खेलों को समर्पित किया और खेलों में उत्कृष्ट कार्य किया, तो ये रिटायरमेंट के बाद या उस समय दिया जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। और साथ ही हमने जो प्रोत्साहन पुरस्कार देखा था, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार एक लास्ट, वो कॉर्पोरेट संस्थाओं को दिया जाता है, न कि किसी व्यक्ति पर्सन पर्सन को। ये बात ध्यान रखेंगे आप। वो कॉर्पोरेट संस्थान भले निजी हो सार्वजनिक हो, दोनों को प्रदान किया जा सकता है। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आई होप आज की क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।